नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, सीएम योगी का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। अंतिम चरण के लिए सीएम का जोरदार प्रचार। सीएम योगी का आज हिमाचल और पंजाब दौरा है। सीएम हिमाचल प्रदेश के मंडी में रैली करेंगे। पंजाब के आनंदपुर साहिब लुधियाना में भी वो जनसभा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं सीएम योगी से जुड़ी हुई। सीएम योगी के आज 2 दौरे हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिमाचल की मंडी में वो आपको प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, जहां से कंगना रनौत जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर वहां से चुनाव लड़ रही हैं। और उसी के साथ साथ पंजाब दौरे पर भी सीएम योगी रहेंगे। हालांकि पंजाब की अगर मैं सियासत की बात करूं तो वहां पर सियासत बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है, क्योंकि उधर आम आदमी पार्टी भी जीत की ताल ठोक रही है और इधर बीजेपी की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पिछले दिनों अमित शाह भी पंजाब दौरे पर गए थे और इसी कड़ी में आज सीएम योगी भी पंजाब दौरे पर देखने को मिलेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें रामपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा नेता आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। डूंगरपुर मामले में आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट आज आजम और बरकत को सजा सुनाएगी। आजम खान समेत बरकत अली खान दोषी करार दिए गए हैं इस केस में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि घर में मारपीट के आरोप में आजम खान ये दोषी करार दिए गए हैं। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज सजा सुनाएगी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता फहीम खान जुड़ गए हैं। फहीम, क्या कुछ अपडेट है आजम खान की जो मुश्किलें बढ़ती जा रही है उसको लेकर? देखिए भारती, मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर इस टाइम सियासी हलचल जो एक तरफ जहां मौसम इतनी गर्म है और टेम्परेचर इतना हाई है कि लोग पसीने पसीने हो रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक हलकों में भी पसीना छुड़ाने वाली खबर है ये। आजम खान दोषी करार दे दिए गए हैं डूंगरपुर बस्ती प्रकरण में, जिसमें लूटपाट और मारपीट का आरोप उनके ऊपर लगा था। अब उसमें दोष सिद्ध कर दिया गया है और इनको दोषी करार दे दिया है एमपी एमएलए कोर्ट ने। और आज 1 बजे इसमें यह फैसला आएगा कि आजम खान को कितनी सजा होगी और कितना जुर्माना इसके अंदर उसमें लगाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि इसी मामले में, क्योंकि ये 12 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें 4 तय हो गए, 4 में 2 आजम खान के छूट गए और तीसरे में इनको 7 साल की सजा हुई है। और आज जब दोषी करार दिया गया है तो अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आजम खान की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी। और इसमें लेकिन जिस तरह से इस मुकदमे को डेट टू डेट मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि ये 4था मुकदमा है जिसके अंदर दोषी होकर आज उनको सजा का ऐलान होना है। और ऐसे ही मुकदमे 8 और अभी बाकी हैं। तो जिस तरह से मुश्किलें जो है आजम खान की वो लगातार बढ़ेंगी। जबकि ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में, जिसमें वो जेल में है, लेकिन उधर जमानत दी गई और इधर ये मुकदमे तय होने के बाद इनकी सजा का ऐलान आज होने जा रहा है। तो लगातार आजम खान मुश्किल में है। समाजवादी पार्टी के लिए, आजम खान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। ये मुश्किल है इस वक्त आजम खान के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी, क्योंकि बिल्कुल फहीम, इस पर ही मैं आने वाली थी कि आजम खान के लिए तो मुश्किलें बड़ी ही बड़ी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस पर कितना प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव भी सर पर है। देखिए, आजम खान एक कद्दावर नेता रहे हैं, मुस्लिमों की लीडर कहे जाते हैं और मुस्लिम उनकी बात मानते भी हैं। उन्हीं के नाम पे समाजवादी पार्टी से मुस्लिम जुड़ा था। आजम खान की बदौलत ही समाजवादी पार्टी कई बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंची है। तो कहीं ना कहीं आजम खान बहुत अहम और खास है, इसलिए भी क्योंकि वो फाउंडर मेंबर भी हैं। उन्होंने स्थापना की थी समाजवादी पार्टी की। वो बहुत कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, 4 बार के कैबिनेट मंत्री, 10 बार के विधायक और 3 बार के उच्च सदन के मेंबर। तो जिस तरह से आजम खान का जो कद है वो बहुत बड़ा है। ऐसे में उनको जेल में जिस तरह से रखा गया है या जिस तरह से वो हैं, तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को चुनाव में हो रहा है। और ये क्योंकि अंतिम चरण की ओर जा रहा है चुनाव, तो ऐसे में अगर सजा का ऐलान ज्यादा हो जाता है आजम खान के खिलाफ 2 साल से कहीं ज्यादा, तो फिर उनका बाहर आना जेल से बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर समाजवादी पार्टी की और आजम खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी।
जी फहीम, भारती। कुल मिलाकर जो आजम खान की भूमिका थी उसके द्वारा समाजवादी पार्टी पर तमाम प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच फहीम, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आजम खान की तरफ से अभी कोई बयान सामने आया है या कोई सफाई जो है वो पेश की गई है मीडिया के सामने? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं आपको जी बता दूं भारती कि कल ही आजम खान की बीवी डॉक्टर तंजीम फातिमा हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद जेल से बाहर आई हैं, और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया है सरकार ने, पुलिस ने, और इसमें जितनी ज्यादतियां उनके साथ हुई हैं इसको मीडिया ने भी नहीं दिखाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें शिकायत मीडिया से भी है कि मीडिया ने सच्चाई नहीं दिखाई। तो बहुत तल्ख टिप्पणी उन्होंने सरकार पर की है, और उन्होंने कहा है कि हमें झूठा फंसाया गया। ये जो डूंगरपुर बस्ती मामला है ये सरकारी जमीन थी, सरकार ने ही इस पे भवन बनाए और गरीबों के लिए आसरा कॉलोनी बनाई। आसरा कॉलोनी में गरीब परिवार ही इस वक्त रह रहे हैं, इसमें आजम खां का या अब्दुल्ला आजम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने सिरे से इन मामलों को खारिज किया है, और खारिज करने के साथ ही कहा है कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तो ऐसे में दोनों तरफ से ये बात सामने आती है कि उधर विरोध हो रहा है कि ये सजा गलत हो रही है, इन मामलों में गलत फंसाया गया है, और दूसरी तरफ एमपी एमएलए कोर्ट इसमें सुनवाई करते हुए इनको सजा सुना रहा है। तो ये बड़ी इस टाइम जो है वो गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है राजनीति में रामपुर की। बिल्कुल फहीम, और इसमें कुछ अब अलग नहीं दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने भी हाई कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, और इसके बाद आजम खान की बीवी भी अगर ऐसी बातें कर रही हैं तो इसमें कुछ नया अब राजनीति में देखने को नहीं मिलता है। न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना बहुत आसान सा लगता है अब राजनीति को देखते हुए, लेकिन सवाल ये भी है फहीम कि अब आजम खान का अगला क्या कदम होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, कल उन्होंने ये भी कहा था कि 21 जो जस्टिस थे एक्स, उन्होंने पत्र लिखकर ये कहा था कि इसके न्यायपालिका में भी राजनीतिकरण हो चुका है। और एक जो बहुत बड़े जज जो रिटायर हुए उन्होंने भी बयान दिया कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं और मैं फिर वहीं वापस जाना चाहूंगा। तो जो राजनीतिकरण है इसका जो हुआ है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं, और ममता बनर्जी ने भी कहा है कि ये जो मामला था इस हाईकोर्ट के फैसले को हम नहीं मानेंगे, बल्कि इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे में जो उन्होंने सवाल उठाए हैं डॉक्टर तंजीम फातिमा ने, उसका हवाला भी दिया है। उन्होंने कहा है कि पीछे देखिए 21 जस्टिसों ने लेटर लिखने के बाद सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इसके अंदर न्याय प्रणाली के अंदर राजनीतिक आ गई है। तो इस तरह से जितने भी फैसले हो रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो सामने आ रही हैं, जो बयानबाजी आ रही है, इनका क्या मोल है और किस तरह से ये न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और न्याय प्रणाली इनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है भारती, बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ा आसान हो जाता है न्याय प्रणाली पे सवाल उठाना और उस पर सवाल करना, और एक आम सा चलन सा हो चला है ये। जी बिल्कुल ठीक है फहीम, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। रामपुर जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति का घर जबरन खाली कराकर उसे ध्वस्त करवाने के 8 साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी पेशी हुई। अदालत ने तत्काल सजा का ऐलान नहीं किया है। बता दें कि आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि जबरन मकान खाली करवाकर उसे ध्वस्त करवाने के मामले में विशेष एमपी एमएलए अदालत ने पूर्व मंत्री को दोषी करार दिया है। आज आजम खान और बरकत अली जो ठेकेदार हैं, इनका एक निर्णय आना था और उसमें इन दोनों लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ये मामला 2019 में पंजीकृत कराया गया था। 6/12/16 की घटना थी, जिसमें जो वादी अबरार हैं इनके द्वारा आरोप लगाए गए कि इनके घर में घुस के जान से मारने की कोशिश की गई, लूटपाट की गई, घर में को जबरन खाली कराया गया और घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इसमें आज डॉक्टर विजय कुमार विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है, जिसमें आजम खान और बरकत अली ये दोनों लोग दोषी करार दिए गए हैं। ये डूंगरपुर से संबंधित घटना थी और थानागंज में ये मामला पंजीकृत था।
आरोप वही थे कि घर में घुस के लूटपाट की गई और बुलडोजर से घर को तोड़ दिया गया, जान से मारने की कोशिश की गई और लूटपाट भी की गई थी, और जिसमें धारा 392, 452, 504, 506 और 120 भी आईपीसी के आरोप साबित पाए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होनी है। सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर यह सुनवाई होगी। आपको बता दें, शाही ईदगाह कमेटी के वकील हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। थोड़ी देर में हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होनी है। थोड़ी देर में वकील जो है वो अपनी दलीलें पेश करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे और बस थोड़ी ही देर में ये पूरी कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज ये सुनवाई होनी है, जो पिछले दिनों से, काफी दिनों से ये मामला जो है विवाद में चल रहा है। आपको बता दें कि सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर आज सुनवाई होगी और शाही ईदगाह कमेटी के वकील हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। थोड़ी देर में हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी हुई, और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी के 2024 के एजेंडे में ये शामिल है साफ तौर पर, और बीजेपी ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो शाही ईदगाह मामला जो है उसको भी जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा और पूरी कोशिशें जो है वो उसके समाधान के लिए की जाएंगी। और इसी कड़ी में आपको बता रहे हैं कि आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होनी है, शाही ईदगाह मामले में सुनवाई होनी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज हाईकोर्ट में वकील जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु को लेकर ये सुनवाई होगी और जो हाईकोर्ट के वकील हैं शाही ईदगाह कमेटी के, वो इसमें अपना पक्ष आज रखते हुए नजर आएंगे। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित भार्गव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल भारती, मैं बताना चाहूंगा कि अब से कुछ ही देर में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी होनी है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही कोर्ट में पहुंच चुके हैं। पिछली कई तारीखों से लगातार बहस चल रही है, लगातार मुस्लिम पक्ष अपनी बहस रख रहा है, हिंदू पक्ष भी अपनी रख रहा है, लेकिन कोर्ट ने आज अंतिम समय दिया है मुस्लिम पक्ष को कि वो अपने साक्ष्य और जो उनको बहस करनी है वो आज कर लें। उसके बाद जो है वो कोर्ट कोई ना कोई फैसला देगा। तो 7 Rule 11 हो या वर्शिप एक्ट हो, दोनों पर आज मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से बहस की जाएगी और कोर्ट उन्हें सुनेगा। उसके बाद फैसला सुरक्षित रख के जल्द से जल्द फैसला आने की उम्मीद है। जी तो अमित, ये मान सकते हैं कि तारीख पर तारीख का दौर जो है वो अब खत्म हो जाएगा आज? जी बिल्कुल, कोशिश यही की जा रही है कि आज बहस हो जाए और बहस के बाद जो है पूरी, वैसे लगातार जितने 15 करीब केस जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से चल रहे हैं, उनमें सब में सुनवाई हो चुकी है, लेकिन एक केस बाकी है, उसमें भी सुनवाई हो रही है। वो आज अंतिम दौर पर है। वो आज सुनवाई होने के बाद कोर्ट जो है अपना फैसला सुरक्षित रख सकता है या आज शाम तक वो फैसला भी सुना सकता है। जी अमित, शाही ईदगाह के हाईकोर्ट मामले में हाईकोर्ट के जो वकील हैं वो अपना पक्ष वहां पर रखते हुए नजर आएंगे, तो क्या कुछ दलीलें जो है वो उनके द्वारा दी जा सकती हैं और कितना दम उनकी दलीलों में नजर आता है जो पिछले दिनों उनके द्वारा दी गई? जी भारती, बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से हमेशा एक ही बात कही है। एक तो वो जो 1991 में जो कांग्रेस ने एक कानून बनाया था, उसको लेकर वो करते हैं कि भाई हमारा एक कानून बन गया है, जिस पर हिंदू पक्ष का कहना यह है कि ये कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता। और दूसरा 7 Rule 11 पर बात करना चाहते हैं। लगातार वो पिछले कई, जब से तारीखें पड़ी है, जब से एक ही बात कहते हैं कि 7 Rule 11 पहले सुना जाए और जो सर्वे की बात है या जो वहाँ साक्ष्य मौजूद है उनको बाद में देखा जाए। जबकि हिंदू पक्ष केवल यही कहता है कि हमें पहले सुना जाए, पहले सर्वे कराया जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और उसके बाद जो ये चाहते हैं उस पर बहस की जाए। जी अमित, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है कितना प्रतिशत मामला जो है वो कवर हो चुका है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो हिंदू पक्ष की तरफ से सारे साक्ष्य जो है वो कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं।
करीब करीब 2000 पन्नों की जो है पत्रावली भी वहाँ दाखिल की गई है, वीडियोग्राफी भी वहाँ के करा के वो भी दाखिल कर दी गई है। अभी सिर्फ कोर्ट जो है ये देख रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो अपने साक्ष्य पेश करे, जो भी उनके साक्ष्य है या जो उनके कागजात हैं वो पेश करे, वो अभी तक पेश नहीं किए गए। तो आज एक अंतिम दिन तारीख जो है उनको दी गई है कि आप अपने साक्ष्य कोर्ट में जल्द से जल्द पेश करें, जिससे कि केस की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा सके। जी अमित, जब भी मुस्लिम पक्ष की बात की जाती है श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में, तो ये खास तौर पर देखा गया है कि वो नाखुश नजर होते दिखाई देते हैं, चाहे कोर्ट का कोई भी फैसला हो। तो उनकी तरफ से अभी तक क्या कुछ बयान सामने आया? अगर कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है उसको मानेंगे या फिर उसके लिए आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू करेंगे? देखिए, शुरू से ज्ञानवापी का मामला हो या कहीं और का मामला हो, उनका सीधा सा ये रहता है कि कोर्ट में जो भी फैसला होगा उसको हम मान्य करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, जो भी कोर्ट निर्णय करेगा उसको हम मानेंगे, चाहे वो हमें खाली करने के लिए कहे, चाहे हमें वो वहां रहने के लिए कहे, जो भी फैसला होगा वो कोर्ट का वो मानेंगे। जी अमित, अब अगला कदम क्या कुछ हो सकता है मुस्लिम पक्ष का? जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी हियरिंग कर रहा है। मथुरा में भी केस चल रहे हैं, इलाहाबाद में भी केस चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इलाहाबाद में उनकी पक्ष में अगर नहीं आता है तो उनका कहना ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज अगर कुछ फैसला कोर्ट सुनाती है सर्वे को लेकर या किसी और चीज को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि अगला उनका कदम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की उम्मीद है। जी अमित, मुस्लिम पक्ष की बात तो हम लगातार कर रहे हैं, अगर मैं हिंदू पक्ष की बात करूं तो क्या कुछ आज दलीलें उसकी तरफ से रखी जा सकती हैं? क्या कुछ बयान जो है वो सामने आ सकते हैं जो महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, हिंदू पक्ष के वकीलों का यही कहना है कि हमने अपने सारे साक्ष्य कोर्ट में पेश कर दिए हैं और जो आज मुस्लिम पक्ष बहस करेगा उसका वो जवाब आज वहां देंगे और उन जवाबों को जो भी उसमें कमी होगी वो हाथ के हाथ वहां कोर्ट में पेश किए जाएंगे। और यही उम्मीद वो मुस्लिम पक्ष से भी रखते हैं कि वो भी अपने जवाब दाखिल करें, अपने कागजात दाखिल करें, जिससे कि कोर्ट को फैसला करने में आसानी हो सके। बिल्कुल अमित, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज वाराणसी दौरा है। सुबह 11 बजे मंगलम वाटिका वाराणसी में वो रोड शो करेंगे। दोपहर 1 बजे आपको बता दें कि वो छित्तुपुर वाराणसी में बैठक करेंगे और 3 बजे मडुआडीह वाराणसी में वो विशिष्ट जनों से संवाद करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मौर्य से जुड़ी हुई। किस तरीके से देखिए बीजेपी जो है वो अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है और वाराणसी में आज जो है केशव प्रसाद मौर्य जो है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि वाराणसी जो है जहां से बीजेपी चुनाव लड़ रही है और साथ ही साथ पीएम मोदी जो है वो वहां से उम्मीदवार हैं और जीत की ताल वो ठोकते हुए आ रहे हैं पिछले दिनों से भी। वर्तमान सांसद वो वहां से हैं और इस बार भी बीजेपी की तरफ से ये पूरा दावा किया जा रहा है कि इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही वहां से जीतेंगे। हालांकि विपक्ष के भी अपने दावे हैं, लेकिन इसी कड़ी में आपको बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य का जो दौरा होने वाला है वो कई मायनों में खास रहने वाला है और साथ ही साथ पूरा शेड्यूल जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तैयार कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज कुशीनगर दौरा है। साथ ही साथ आपको बताएं सुबह 10:20 पर वो कुशीनगर पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी विजय दुबे के पक्ष में वो यहां पर जनसभा करते हुए नजर आएंगे। रामकोला के जूनियर हाई स्कूल के खेल परिसर में ये सभा होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई। बीजेपी के तमाम नेता अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। 1 जून को 7वें चरण के चुनाव होने और इसी को लेकर पूरे जोर शोर के साथ जो है बीजेपी दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में राजनाथ सिंह का आज कुशीनगर दौरा है और ये दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। पूरा शेड्यूल जो है वो तैयार कर लिया गया है। सुबह 10:20 पर कुशीनगर पहुंचेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज महाराजगंज दौरा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अंतिम चरण के लिए अखिलेश यादव का जोरदार प्रचार जो है वो यहां पर किया जाएगा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में वो यहां पर जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि निचलौल के किसान डिग्री कॉलेज में दोपहर 12 बजे वो जनसभा करेंगे।
तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल महाराजगंज दौरे पर हैं। इस दौरान वो निचलौल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के आगमन को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आगरा में घर लौट रहे पूर्व प्रधान के बड़े भाइयों पर दबंगों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन दबंगों ने पहले रास्ता घेरकर लाठियां बरसाई और फिर डंडों से हमला किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो एक खबर आपको बता रहे हैं यूपी के आगरा से, जहां पर पूर्व प्रधान पर जोरदार हमला बोला गया है दबंगों के द्वारा। आपको बता दें कि धारदार हथियार से यह हमला बोला गया है और पुरानी रंजिश के चलते यह हमला बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।